चाहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, मजदूर सबसे एक ही अपील हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि इस देश को बचा लीजिए। हम आप भाई भाई हैं, लड़ेंगे भी, मिलेंगे भी, मगर इस देश को बचा लीजिए। इस देश को अभी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश को बचाना। बने हुए हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जोड़ा सापू बहु बाजार बड़ा बाजार लोकल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक लोकल कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर मुख्तार आलम साहब। जी, आप बताएं कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो इसकी क्या वजह है? वजह यही है कि अभी जो 18वीं लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है पार्लियामेंट का, उसके मुतालिक अपना विचार में रखना चाहता हूँ। आज जो मुल्क का हालात है ये बहुत ही संगीन मरहले से गुजर रहा है। अगर हमारे देशवासी बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में और इलेक्शन नहीं होगा। संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। संविधान बीजेपी के मर्जी के मुताबिक बनेगा जिसमें उसका फ़ायदा हो, और जो कॉमन पब्लिक है उसका सारा अधिकार छीन लिया जाएगा। कॉमन पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकेगा और फिर देखा जाएगा कि बीजेपी का ही प्राइम मिनिस्टर और वो जिसे चाहेगा प्रेसिडेंट बना करके मुल्क के ऊपर राज करेगा। आप अभी देख रहे होंगे मुल्क का हालात। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी अभी के हालात से बहुत ज़्यादा बुखलाए गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि हालात बहुत ज़्यादा उनके विरुद्ध जा रहा है। वो इतना बुखला गए हैं कि उड़ीसा में ये कह रहे हैं कि नवीन पटनायक को उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल नहीं मालूम है। हम लोग तो स्कूल में नहीं पढ़ा आज तक कि डिस्ट्रिक्ट का भी कैपिटल होता है। कैपिटल होता है स्टेट का, कैपिटल होता है एक कंट्री का, मगर डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल कैसे होता है? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हुए इस तरह का अगर हल्का शब्द इस्तेमाल करेंगे अपना राजनीति सेकने के लिए, तो फॉरेन कंट्री में, बाहर मुल्क में लोग क्या मैसेज जाएगा? हिंदुस्तान का गरिमा का क्या हालत बना रहे हैं? हमारा देश का इज्जत ग्राफ वो नीचे आता जा रहा है। इसमें बदनाम हम देशवासी हो रहे हैं कि हम किस तरह के लोगों को चुनकर ला रहे हैं। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा लाश का अंबार लग गया, लाशों को गंगा में बहाना पड़ा। लोगों के पास लकड़ी नहीं था, पैसा नहीं था कि लाश को जलाया जाए। इससे बड़ा दुखद कुछ हो सकता है एक इंसान के लिए कि हमारा अपना कोई मर गया हो और उसे हम अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं। लाश को बहाना पड़ेगा। वो जब तक जिंदा रहेगा इस दुख के साथ जिएगा। क्या इंतजाम किया था आपने लोगों को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए? क्या आपने किया जो इस तरह का हालात पेश आया कि लोगों को लाश को बहाना पड़ा? आपने एस्ट्राजेनिका से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर कितना पैसा उठाया? 150 का वैक्सीन 750 रुपया बिका, और वो भी आपने किस तरह से उसे इजाजत दिया वैक्सीन मार्केट में लाने का? पैसा लेकर के आपने जैसा तैसा वैक्सीन छोड़ दिया। आज कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जिसने भी कोविड का इंजेक्शन लिया है, कोविशील्ड, आज हार्ट अटैक का रेट देखिए कितना बढ़ गया है। आज एस्ट्राजेनेका के ऊपर इंग्लैंड से भी केस हो गया है कि उसने गलत वैक्सीन इस्तेमाल किया। उसका बढ़ावा, उसको फरोग किसने दिया? मोदी जी ने दिया। क्या मोदी जी हमारे रक्षक हैं या भक्षक हैं? मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज अगर मुसलमान का नाम हटा दिया जाए तो एक दिन भी मोदी जी सत्ते पर नहीं बने रह सकते हैं। सिर्फ ये मंदिर मस्जिद करके हमारे हिंदू भाइयों को बहका करके, डरा करके आज मोदी जी सत्ते में बैठे हुए हैं। मगर अब सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस देश के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं मोदी जी का चाल, कि ये सिर्फ राम जी के नाम से और धर्म के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से, जात पात के नाम से ये अपना रोटी सेक रहे हैं।
बाकी हिंदुस्तान के लिए ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार है। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी साल का? आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरी कहाँ गया? स्टैटिक्स उठा करके देखिए, 8 लाख नौकरी दिया गया है। 8 लाख नौकरी में क्या हो जाएगा इस देश का 150 करोड़ जनता का? आज युवा बेकार है। पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होने के बाद, MSc BSc करने के बाद लोग बेकार पड़े हुए हैं। लोगों के पास नौकरी नहीं है। 15,000 10,000 के नौकरी के लिए लोग परेशान है। PhD वाला पियोन के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। इतना बुरा हाल है। PhD पढ़ने के बाद क्या पियोन का जॉब करेगा इंसान? क्यों करता है? मजबूरी है कि खाने का लाला पड़ गया है। 2 वक्त का रोटी दे करके मोदी जी क्या समझते हैं कि बस लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। 2 वक्त की रोटी से इंसान का जिंदगी गुजर जाएगा, उसके परिवार में और भी कुछ नहीं है। 2 वक्त की रोटी से क्या उसके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, कुछ बन जाएंगे? आपने गरीब को और गरीब बना दिया है। लोगों को एजुकेशन से वंचित कर रहे हैं। एजुकेशन, इस देश के लोग अगर पढ़ लिख लेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, उनके अंदर सोच समझ आ जाएगा। आप अपनी जहालत के साथ लोगों को भी जाहिल बना करके रखना चाहते हैं। आपको झूठ का पलंडा आपने बना दिया है। इतना झूठ बोल रहे हैं कि हर लोग जानता है कि मोदी झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोलता है। और आपकी गारंटी क्या है? यही झूठ आपकी गारंटी है। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है मोदी जी कि आप प्राइम मिनिस्टर होकर के हमारे देश के नाम को आपने डुबा दिया। मोदी जी, वो अलग बात है कि आपने सारे मीडिया को खरीद रखा है। मीडिया आपका गुण गाती है, मगर मीडिया का भी एक ज़मीर है। और एक मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। आपने उस 4th पिलर को डिमोलिश किया है, उसका गरिमा को आपने गिरा दिया है। मीडिया आज आपके इशारे पर नाच रही है और आपका सारा ऐब मीडिया छुपाती है, मगर फिर भी छुप नहीं पा रहा है। आज सोशल मीडिया में आपका क्या हाल है? आपका सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं कर पाए आप। और आज सोशल मीडिया के जरिए आज इतना आप बदनाम हो चुके हैं, आपका हर चीज़ इतना ज़्यादा लोगों के सामने आ चुका है कि आज मुसलमान को भूल जाइए। मुसलमान तो खामोशी से बैठा है, हिंदू आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि हिंदुओं को समझ में आ गया है कि मंदिर मस्जिद से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। मंदिर मस्जिद से ये देश का तरक्की होने वाला नहीं है। मोदी जी, किसान को आप क्या दे रहे हैं? लाठी। किसान को आप आतंकवादी बोलते हैं। ये किसान जो हमारे लिए रोटी पैदा करता है, क्या उसका मेहनत का उसको सही मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको सही रेट नहीं मिलना चाहिए? आज मजदूरों का क्या हाल है? एक वक्त जब वाम फ्रंट का सरकार था, मजदूर कितने शान से जीते थे। उनको सही उनको तनख्वाह मिलता था, पैसा मिलता था, इज्जत से काम करते थे। आज आपने मजदूर का क्या हाल करके रखा है? किसान का क्या हाल करके रखा है? आपने GST लागू किया, आपने बड़ा ढोंग रचाया मीडिया के जरिए। GST एक टैक्स होगा। कितना कारोबारी फेल हो गया, कितने आज भी कारोबारियों को परेशानी हो रहा है। आज भी लोग GST सही तरीके से भुगतने में परेशान हो रहे हैं। इतना ज़्यादा आपने GST लगा दिया है कि पूरा हिंदुस्तान का कारोबार तहस नहस हो गया है। क्या सिर्फ अडानी अंबानी और बड़े बड़े जो आपके चमचे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही कारोबार करेंगे और दूसरा को इस देश में कारोबार करने का हक नहीं है? आप GST तो अडानी अंबानी भी देता है, मगर वो एक तरफ GST देता है, आप उनको लाखों करोड़ रुपया वेव ऑफ कर देते हैं लोन। क्या आप एक गरीब का लोन वेव ऑफ करते हैं? आपने ये कहा था कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और किंगफिशर के जो मालिक है, किंगफिशर वाले को आपने बोला था ना कि अथर रोड जेल में पूरा रूम बन रहा है, उसे लाया जाएगा और उसे यहाँ पर जेल में डाला जाएगा। कहाँ ये सब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी और किंगफिशर वाले कहाँ गए? वो आप इतने कमज़ोर कि उनको 3-4 में से एक भी आप नहीं ला सके। आप बोलते हैं कि मैं काला धन लाऊंगा। वो काला धन आ रहा है या काला धन सब आपके पार्टी के जेब में जा रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड बन करके? इस बात का जवाब दीजिए। गरीब को और आप गरीब कर रहे हैं और जो दौलत से भरपूर है, मालोमाल है, उसको और आप छूट दे रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? मैं एक बात और भी बताना चाह रहा हूं। अपने
मुस्लिम कौम से कि अगर बीजेपी आई इस बार सरकार में तो वक्फ बोर्ड हमारे हाथ से निकल जाएगा, वक्फ प्रॉपर्टी सब हमारे हाथ से निकल जाएगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान होगा। इसलिए मुसलमान जिम्मेदार होगा क्योंकि वोटिंग पैटर्न मुसलमान का सही नहीं है। ये वोट कोई टीएमसी को दे रहा है, कोई वाम फ्रंट को दे रहा है, कोई कांग्रेस को दे रहा है, कोई आरजेडी को दे रहा है। इस तरह से वोट बढ़ जा रहा है। हमारा वोट पैटर्न एक होना चाहिए। हमें चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान में एक संगठन बने और वो संगठन को सिर्फ इतना मुसलमानों का एक संगठन बने जिसमें आलिम हो, ईमानदार शख्सियत हो, 10, 15, 20 आदमी का जो भी एक संगठन बने और उसे सिर्फ इतना ही पावर दिया जाए कि कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी उनसे बात करे कि भाई आपको क्या चाहिए, और जो मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन देगा, सहूलत देगा, हेल्थ में आसानी देगा, नौकरी में रिजर्वेशन देगा, हमारे हक में जो काम करेगा, पूरा मुसलमान को एक तरफ होकर के वोट देना पड़ेगा, तब जाकर के हम बचेंगे, वरना इस देश में बचना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील तो यही करूंगा मैं कि पूरा हिंदुस्तान आज बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, कम से कम 80%, और मैं आपको ये दावा के साथ बोल रहा हूं कि 150 सीट से ऊपर बीजेपी नहीं आ रही है। अगर मशीन में घोटाला नहीं हुआ तो 150 सीट आना मुश्किल है बीजेपी के लिए। आप साउथ देख लीजिए, साउथ में आंध्र प्रदेश में जगन का पोजीशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है। बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस किए हैं मगर वो काम नहीं कर रहा है। आप तमिलनाडु में चले जाइए, वहां पर स्टालिन बहुत मजबूत है और वहां भी स्टालिन का वेव है। आप कर्नाटका में चले जाइए, कर्नाटका में भी कांग्रेस का काफी सीट आ रहा है, मुश्किल से 10, 12, 15 सीट आएगा टोटल साउथ में। वहां भी देखिए आप तेलंगाना में, वहां भी बीजेपी का पत्ता साफ है। राजस्थान में बुरा हाल है बीजेपी का। हरियाणा में लोग मान के सीने में छुरी मार रही हैं। आप इस चीज को बंद कीजिए दीदी। और रहा यहाँ पर जो बीजेपी के 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक तपस राय बहुत अच्छा आदमी है, नो डाउट आदमी के हिसाब से बहुत अच्छा है, मगर यही तपस राय ने क्या बोला था सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में कि सुदीप बंदोपाध्याय बीजेपी का एजेंट है। और हमें भी लोगों को ऐसा लगता है कि सुदीप बंदोपाध्याय बीजेपी का एजेंट है। क्यों? क्योंकि जितना भी मोदी से बातचीत होता है दीदी को बचाने का, या दीदी के भाईपो जो है अभिषेक बनर्जी को बचाने का, या जो भी पॉलिसी का बात होता है वो आपके सुदीप बंदोपाध्याय के थ्रू होता है। तो जब आपके पार्टी के आदमी तपस राय बोल रहे हैं और वो कुणाल घोष बोल रहा है कि ये एजेंट है बीजेपी का, तो हम वोट किसको देंगे? अगर हम सुदीप बंदोपाध्याय को वोट देते हैं तो बीजेपी के एजेंट को वोट दे रहे हैं, अगर हम तपस राय को वोट दे रहे हैं तो डायरेक्ट हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो पब्लिक जाए कहाँ? पब्लिक के पास विकल्प क्या है? विकल्प एक हो रहा है, तैयार हो रहा है, कांग्रेस, वाम फ्रंट। और वाम फ्रंट एक ऐसा विकल्प है जो 34 साल के राज में दिखा दिया। कितना बार 34 साल के राज में वाम फ्रंट के ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड हुआ है, या सरकार से हटने के बाद भी कौन कौन सा घोटाला सामने आया वाम फ्रंट का। वाम फ्रंट, याद रखिए, वाम फ्रंट एक ऐसा पार्टी है जो हिंदुस्तान को बचा सकता है, सिर्फ बंगाल को नहीं पूरा हिंदुस्तान को बचा सकता है। आज वाम फ्रंट का नेता लोगों को देखिए, इतना 34 साल राज करने के बाद किस नेता के पास कितना बिल्डिंग है, कितना क्या है। नेता का किसी का कुर्ता फटा हुआ है, किसी का साइकिल पुराना यूज कर रहा है, बुरा हाल में है सब नेता वाम फ्रंट का। क्यों? क्योंकि उसने ईमानदारी से पार्टी को चलाया, इस पश्चिम बंगाल को चलाया। वाम फ्रंट के पास कोई चोरी बेईमानी का पैसा नहीं है। यही एक ऐसा पार्टी है जो अपने वसूल पर चलता है। ये सरकार सही तरीके से सरकार चलाया। ठीक इस बात को मानते हैं कि कुछ वाम फ्रंट के जो कैडर है उनसे गलती हुआ है, उन लोगों ने कुछ जुल्म किया अपने वक्त में, जिस वजह कर वाम फ्रंट की सरकार चली गई। और होता है 34 साल राज करने के बाद बहुत सारा इश्यू बन जाता है जो सरकार जाता ही जाता है, कोई भी 100 साल राज करने के लिए नहीं आता है। मगर मैं बार बार बोल दे रहा हूं कि वाम फ्रंट एक बहुत अच्छा विकल्प है पश्चिम बंगाल के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और आज लाल किला पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये जो फलसफा है ये एकदम सही होने जा रहा है। वाम फ्रंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नीति पर चलने वाला, शहीद भगत सिंह के नीति पर चलने वाला, चंद्रशेखर आजाद की नीति पर चलने वाला। हिमाचल प्रदेश का ये हाल है, हिमाचल प्रदेश का ये हाल है कि वहां पर जितने भी सेब के कारोबारी, आज 2000 करोड़ रुपया सेब के कारोबार से निकल गया। क्यों?
मोदी जी अडानी का सेब बिछवाने के लिए जीएसटी कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। ये कस्टम ड्यूटी कम होने से क्या हुआ है, ईरान से और तुर्की से बहुत ज्यादा सेब आना शुरू हो गया, जिससे 2000 करोड़ रुपया का किसानों को नुकसान है। हिमाचल प्रदेश के किसानों को नुकसान है। वो हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिएगा एक चटिया 2, 4, 5 सीट आ जाए बोल नहीं सकता हूं, वरना एक चटिया वहां पर कांग्रेस की सरकार मतलब पार्लियामेंट में एमपी जा रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मोदी को हटाने के लिए जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस बार आपकी पार्टी कितने सीट पर लड़ रही है और कैसे मोदी को हटा पाएंगे? अपना क्या पोजीशन है বাংলা বলে বলুন। আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে যে ইন্ডিয়া জোট হয়েছে, ইন্ডিয়া জোটে একটাই ফর্মুলা হচ্ছে যে দেশ ভারতবর্ষ থেকে বিজেপিকে হটানোর জন্য ইন্ডিয়া জোট করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে ইন্ডিয়া জোট যেটা হলো, ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে যারা আমাদের পশ্চিমবাংলা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন যে ইন্ডিয়া জোট করার জন্য আমার অনেকগুলো যোগদান আছে, কিন্তু কালকে তিনি বক্তব্যে যে কথাগুলো বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্ডিয়া জোট যদি আসে তাহলে আমি বাইরে থেকে সমর্থন করব। তিনি বলেছেন এই কথা, আমরা বলছি না, তিনি বলছেন ইন্ডিয়া জোট যদি আসে তাকে বাইরে থেকে সমর্থন করব। তার মানেটা কী হলো? যদি ইন্ডিয়া জোট আসে তাহলে তিনি সমর্থন করবেন, আর যদি বিজেপি যদি কম সিট যদি পায় তাহলে বিজেপিকে সমর্থন করবে। এইটা তো কথাগুলো হলো, এটা মিডিয়া বলছে, আমি বলছি না। मतलब ये हुआ कि अगर बीजेपी को सपोर्ट करें। তাহলে আমার কথা হচ্ছে যাতে মৌলানারা যারা আছে মৌলানাদের যদি তিনি মিটিং করছেন বলছেন, তাহলে আজকে মৌলানাদের কাছে প্রশ্নগুলো তুলতে হবে অ্যাকচুয়ালি তার স্ট্যান্ডটা কী হবে। তিনি তো আগে বিজেপি সরকারে তিনি রেলমন্ত্রী ছিলেন, কয়লা মন্ত্রী ছিলেন, আজকে পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন যে কংগ্রেস বামপন্থীরা তারা বিজেপি দালাল। কিন্তু দালাল কারা আছে? বিজেপিকে কারা সমর্থন করেছে? তিনি সমর্থন করেছে, আমরা করিনি। আজকে বামপন্থী আমলে এখানে RSS 200 সংগঠন ছিল, 200 শাখা ছিল। আজকে তার টিএমসি সরকার আসার পরে প্রায় 1000খানা RSS সংস্থা হয়ে গেছে। তারা কারা করে? বামপন্থীরা করেছে, কংগ্রেস করেছে, सिर्फ তিনি করেছে। सिर्फ मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए, सिर्फ 300 शाखा था बीजेपी जब यहाँ टीएमसी आई, मगर आज क्या है 3000 से ऊपर शाखा है आरएसएस का। आरएसएस के शाखा में क्या सिखाया जाता है? लाठी चलाना, गोली चलाना, बंदूक चलाना, भाला चलाना। क्या मकसद है इससे? क्या मतलब आरएसएस के शाखा में टेररिस्ट को बनाया जा रहा है? क्यों बनाया जा रहा है? क्या हमारे देश में पुलिस नहीं है? हमारे देश में आर्मी नहीं है? मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए कि टीएमसी के राज में आज 3000 शाखा बंगाल में बढ़ गया। यहाँ पर जो हो रहा है कि आप कैसे मोदी को हटाएंगे जब आपका जो इंडिया जोट है, इंडिया जोट के जो लोग हैं, अगर ये लोग आपस में एकता नहीं बना पा रहे हैं, नहीं एकता है, एक दो को छोड़ करके, बिहार के सीएम को छोड़ करके, नीतीश कुमार जी को छोड़ के, और ममता जी जिस तरह से पहले भी पार्लियामेंट में बार बार धोखा दी है। NRC CAA जब पास हो रहा था तो ममता जी दिखाई कि हमारे MP बहुत नाराज हो गए, हम वॉकआउट किए हैं पार्लियामेंट से। आपको वॉकआउट करने की जरूरत नहीं थी, आपको चाहिए था एंटी में वोट देना, आपको वोट वहां दे करके उसको बिल को पास होने से रोकना। आप CAA NRC का बिल पास कराने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप बीजेपी से मिली हुई हैं। आप GST पास करवाने में आपका हाथ है, आप वहां आपके MP वहां भी वॉकआउट किए हैं। आप आर्टिकल 370 पास करवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। आपने विपक्ष में क्यों नहीं वोट दिया? जगदीश धनखड़ जो आपके यहाँ खिलाफ था, जब वो यहाँ पर गवर्नर था तो वो आपके खिलाफ था। जगदीश धनखड़, आप जगदीश धनखड़ से नफरत करती थी, और जब वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ तो आपने सपोर्ट कर दिया, वहां भी आपने वॉकआउट किया। क्यों नहीं उसके खिलाफ आपने वोट दिया? तो आप मुसलमान को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? आप मुसलमान कब तक बेवकूफ बनेगा? दीदी, हम मुसलमान डरते नहीं है बीजेपी से। हमको ना आपको पाकिस्तान भेज पाएंगे, ना हम बांग्लादेश जाएंगे। हम इसी देश के पले बड़े हैं और इसी देश की मिट्टी में मिलेंगे और इसी देश में रहेंगे। इस देश में हमारा भी हक है और हमें कोई हिंदू से बैर नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक है। आपने ये नेशनल इंटीग्रिटी और कम्युनल हार्मनी को आपने खराब किया है।
वरना हम 10 साल पहले हिंदू मुस्लिम भाई भाई के जैसे इस देश में रह रहे थे। फॉरवर्ड ब्लॉक इस बार कितना सीट पर लड़ रही है? আমি বলি আপনাকে, ফরওয়ার্ড ব্লক 3 সিটে আমরা কন্টেস্ট করছি। একটা হচ্ছে বারাসাত, একটা হচ্ছে কুচবিহার, একটা হচ্ছে পুরুলিয়া। বামফ্রন্টে যখন মিটিং হয়েছিল তখন আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই আমরা ছিল। তখন অধীর রঞ্জন চৌধুরী বললো আমি সিপিএমের সঙ্গে কথা বলবো, অন্য দলের সঙ্গে কথা আমরা বলবো না। আমরা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা এইটা বলেছিল যে বামফ্রন্ট যখন একটা নীতি আদর্শ করে যখন বামফ্রন্ট চলছে, বামফ্রন্টের সবাই সঙ্গে মিলে কথাগুলো বলতে হবে। আমরা বলেছিলাম যে আমরা কংগ্রেস সঙ্গে আমরা অ্যালায়েন্স করবো না। আমরা আগেও আমাদের বামফ্রন্টের নেতা ভাইস প্রেসিডেন্ট অশোক ঘোষ যখন ছিলেন তখনও বলেছিলেন বিমান বোসকে কংগ্রেস সঙ্গে অ্যালায়েন্স করা আমাদের ঠিক হবে না। আজকেও আমরা বলছি, আজকে আমরা বলেছি বামফ্রন্টের মিটিং আমাদের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন আমরা কংগ্রেস সঙ্গে আমরা অ্যালায়েন্স করবো না। আমরা পশ্চিমবাংলা কংগ্রেস সঙ্গে অ্যালায়েন্স আমরা এবারের সাথে আমাদের পার্টি এককভাবে আমরা লড়াই করছি, কিন্তু আমাদের কংগ্রেসের সঙ্গে আমরা অ্যালায়েন্স আমরা করবো না। আমাদের যেখানে বামফ্রন্ট ক্যান্ডিডেট আছে সেখানে আমাদের ফরওয়ার্ড ব্লক যারা কর্মীগুলো আছে, যারা সমর্থন আছে, তারা বামফ্রন্টকে ভোট দেবে, কিন্তু কংগ্রেসকে আমরা সমর্থন করছি না। এই আমাদের ফরওয়ার্ড ব্লক স্ট্যান্ড আমাদের আছে। তাহলে আপনাদের मैसेज। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, दीदी ने सिंगूर से टाटा को हटा दिया। आज अगर टाटा रहता तो 300 पार्ट्स मोटर कार पार्ट्स वगैरह का फैक्ट्री खुलता। अगर 300 पार्ट्स का फैक्ट्री खुलता तो कितने लोगों को नौकरी मिलता। आज सिंगूर एक छोटा सा शहर बन जाता। आप टाटा को भगाने के बाद आपने कितना इंडस्ट्री को लाया, आपने कई कई करोड़ रुपया खर्चा किया बंगाल समिट करके, मगर कोई भी इंडस्ट्री आया क्यों? क्योंकि आपके पॉलिसी से इंडस्ट्री वाले डरते हैं, वो आपके पॉलिसी से नाराज़ हैं। आप इतना अच्छा कंपनी को, टाटा कंपनी को भगा करके आपने बंगाल के लिए क्या किया? आपने तो लूट मचा रखा बंगाल में। आपका मंत्री संतरी सब जेल में है। पार्थो चटर्जी आज तक जेल में सड़ रहा है। ज्योति प्रियो मलिक आज जेल में है। आपका अनुब्रत मंडल जो गुंडा है बीरभूम का, वो आज जेल में है। हर तरफ से करोड़ों करोड़ रुपया निकल रहा है। बाली चोरी कर रहे हैं आप, कोयला चोरी कर रहे हैं आप, बोरू का स्मगलिंग कर रहे हैं आप। क्या ये सब काम आपका है? हरीश मुखर्जी रोड का कई बिल्डिंग आप खरीद चुके हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? आप तो एक मामूली साड़ी और हवाई चप्पल पहनने वाली औरत थी। हम लोगों ने सोचा था कि नहीं बंगाल को एक नेता मिली है, मगर नेता के रूप में तो आप क्या लूट मचा रखा है आपने। कल को पता चलेगा हरीश मुखर्जी रोड का नाम बदल के ममता बनर्जी रोड रखा गया। क्या हो रहा है दीदी आपके राज में? आप मुसलमानों को कब तक डराएंगे बीजेपी से? मुसलमान खुदा के सिवा किसी और से नहीं डरता है। हम समझ चुके हैं दीदी, मुसलमान समझ चुका है, और आपका ज़्यादा दिन ये खेल चलने वाला नहीं है। एजुकेशन का मियार आपने बंगाल में बहुत नीचे ला दिया है। आप पैसा लेके 10 लाख 15 लाख ले करके आप टीचर को नौकरी दिया है, जो 7 क्लास 8 क्लास पढ़ा हुआ टीचर है। हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, क्या वो पढ़ा पाएगा 7-8 क्लास का टीचर हमारे बच्चों को? क्या किस जगह पर ला करके आपने छोड़ दिया है? दीदी एक बात का जवाब दीजिए कि जिस तरह आप पार्लियामेंट में वॉकआउट करती हैं, एनआरसी, सीए, जीएसटी, आर्टिकल 370 जगदीश धनखड़ को लेकर के आप एंटी वोट नहीं देती हैं। अगर आप एंटी वोट देती तो ये सब बिल पास नहीं होता। क्या 2026 में अगर इलेक्शन होगा विधानसभा का पश्चिम बंगाल में, और अगर मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा सीट आता है वाम फ्रंट को और कांग्रेस को, और ये पोजीशन हो जाए कि या बीजेपी को टीएमसी सपोर्ट करे या टीएमसी को बीजेपी सपोर्ट करे, तभी बन सकता है सरकार। तो मैं दावा के साथ बोल रहा हूं, और ये परिस्थिति बता रहा है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे, अब सरकार बनाएंगे यहाँ विधानसभा में। उस टाइम मुसलमान कहाँ जाए? अपील करना चाहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, मजदूर, सबसे एक ही अपील हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि इस देश को बचा लीजिए। हम आप भाई भाई हैं, लड़ेंगे भी, मिलेंगे भी, मगर इस देश को बचा लीजिए। इस देश को अभी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश को बचाना। इस देश को खतरा आज हो गया है। आज इस देश के संविधान को खतरा हो गया है। आज इस देश के गरीबों को, किसान, मजदूर को, आम आदमी को खतरा हो गया है। सबसे पहले इस देश को बचाना है। बाकी जो भी मसला है हमारा, हम मिल करके
समझ लेंगे। और कोई हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं है। आज भी 75% हिंदू जो है वो सेकुलर है। के लिए किसे अपील करेंगे जी, अगर आज बात आ जाए बीजेपी से बचाना है तो क्या टीएमसी को लाइएगा, ना कांग्रेस को लाइएगा, ना सीपीएम को लाइएगा? मैं बोलूंगा ये टीएमसी तो भाई वो तो मिली हुई है बीजेपी से। टीएमसी को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, वो दोनों बात एक ही है। अगर आपको वोट देना है किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, टीएमसी बीजेपी को छोड़कर। वाम फ्रंट को वोट देंगे। वाम फ्रंट को वोट दीजिए आप, और जहां वाम फ्रंट का कैंडिडेट नहीं है वहां, और जो दूसरा कैंडिडेट है उसको सेकुलर कैंडिडेट को वोट दीजिए आप। मैं फिर से बोलता हूं कि 2026 में वाम फ्रंट आने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है बंगाल के लिए। और आने वाले वक्त में आप हिंदुस्तान में देखिएगा कि लाल झंडा का राज होगा, और ये हिंदुस्तान को फिर देखिएगा किस तरह से करप्शन फ्री हिंदुस्तान बनता है। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।